कुरुक्षेत्र में आज बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसका आज 31वां दिन है, यानी एक महीना बीत चुका है, गुजर चुका है। लेकिन ना युद्ध का कोई समाधान होता दिख रहा है, ना ही युद्ध विराम के कोई आसार दिखते हैं। हर दिन के साथ न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ता जाता है। पुतिन का गुस्सा बढ़ रहा है। पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बियां समंदर में उतार दी हैं। नॉर्वे में नेटो देशों ने भी समंदर में अपनी परमाणु पनडुब्बियों को उतार दिया। 30,000 सैनिकों के साथ युद्ध अभ्यास हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड में पुतिन को आंख दिखा रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों के साथ सेल्फी शेयर करके पुतिन को चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं पुतिन को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। बाइडेन के बयान से कहा जा सकता है, अगर रूस परमाणु हमला करता है, जिसकी धमकी आ चुकी है, या युद्ध के दायरे को आगे बढ़ाता है, तो किसी तीसरे देश पर भी हमला हो सकता है और अमेरिका इस युद्ध में मजबूरी में जरूर उतरेगा। आपको बता दें, रूस से लगी सीमाओं पर इस वक्त 1 लाख अमेरिकी सैनिक जंग के लिए तैयार हैं। अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद जो बाइडेन पोलैंड के दौरे पर हैं। पोलैंड यानी यूक्रेन की सीमा के बेहद करीब नेटो की सेनाएं अलर्ट पर हैं। बाइडेन यहां तक कह रहे हैं कि अगर हम यूक्रेन में उतरे तो उनकी यानी रूसी सैनिकों की बहादुरी भी देख लेंगे। यानी एक तरह से पुतिन पर बाइडेन के तंज कस रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बाइडेन का यह कहना रूस को भड़काने जैसा भी है। तो सवाल है कि क्या किसी भी वक्त दुनिया पर परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है? जिस तरह से रूस और अमेरिका दोनों परमाणु बम की बातें कर रहे हैं, सवाल यह भी है कि पुतिन या बाइडेन कौन पहले इस हमले की शुरुआत कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि अब ऐसी जंग होने ही वाली है जो इतिहास में ना कभी देखी गई हो, ना कभी सुनी गई हो। दुनिया के सामने खड़े इन बड़े संकटों से जुड़े सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। लेकिन सबसे पहले पोलैंड में अमेरिकी सैनिकों को संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने जो कुछ कहा, उसको सुनना बहुत जरूरी है। बाइडेन ने जो कहा उसका मतलब क्या है? क्या रूस से एक बड़े युद्ध का संकेत छिपा है? Thank you, Mr. Secretary. Don't jump. You guys are used to jumping. Don't jump. Anyway, thanks for letting me come and say hello to you all. Thank you. You represent 1% of the American people. None of you have to be here. You all decided to be here for your country. Every one of you volunteered. Every single one of you stepped up. Ukrainian people have a lot of backbone. They have a lot of guts, and I'm sure you're observing it. And I don't mean just the military, which is, as I said, it's not new to me. My son spent a year in Iraq. He spent 6 months in Kosovo. Won the Bronze Star, the Conspicuous Service Medal, and other awards. Proudest thing I ever did was put that uniform on. हमारे साथ 2 मेहमान फिलहाल जुड़े हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल के सिन्हा साहब। जनरल साहब, स्वागत है आपका। और हमारे साथ यूएसए से यानी अमेरिका से जुड़ रही हैं एक पत्रकार प्रिया टंडन जी। प्रिया टंडन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब देखिए, जो बाइडेन पोलैंड पहुंचे हैं तो इसके ही अपने आप में बड़े मायने हैं। पोलैंड की सीमा लगती है रूस के साथ। बहुत सारी बातें पोलैंड के बारे में कही जा रही हैं, उसके बाद उस पर हम बाद में आएंगे। जनरल साहब, लेकिन युद्ध के 1 महीने बाद अमेरिकी सैनिकों के बीच जो बाइडेन का पोलैंड में जाना, ये आज के इन हालात को कहां ले जाता है? देखिए, जो आज की परिस्थिति बनी है 31 दिन के बाद या 30 एग्जैक्टली जब बाइडेन साहब वहां आते हैं और पुतिन कहते हैं कि इनिशियल फेज ऑफ ऑपरेशंस आर ओवर, और ये रशिया ने डिक्लेयर किया है एंड मेन एम ऑफ जो हम कहते हैं वो शुरू होगा जो डॉनबास के इलाके में। तो देखिए, जो चीजें हैं, जिस तरह से रशिया और आया है बेसिकली इस जगह पे, ये एक पुराना 8 महीने से चलता हुआ आया हुआ समय है। पिछले साल जून से चल रहा है, जब पहली बार फेस टू फेस जो बाइडेन साहब और पुतिन साहब मिले थे। उसके पहले पुतिन साहब जो बाइडेन के उन्होंने किलर तक कह दिया था पुतिन को, मगर तब भी वो बैठ के बात किए थे। ये बातचीत लगातार चलती रही और 8 महीने के बाद जब उन्होंने 24 फरवरी को उन्होंने कह दिया रेड लाइन क्रॉस हो चुका है, हम जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा मिलिट्री एम्स हैं और जियो स्ट्रैटेजिक एम है। 2 चीज उन्होंने कहा। जियो स्ट्रैटेजिक एम है कि नाटो का आप ईस्टवर्ड विस्तार ना करें, ये हमारी रेड लाइनिंग है, जो कि आज तक दिख रहा है कि पूरा का पूरा जो उन्होंने कहा था सारे डरे हुए हैं। भले ही उस पार वो कर रहे हैं जो कार्रवाइयां, वो तो पूरी दिख रही है। नाटो तो हिम्मत नहीं कर रहा है, ना तो फ्लाइंग जोन कर पा रहा है। कह रहे थे कि पीस कीपिंग का अनाउंसमेंट होगा जब जो बाइडेन साहब आएंगे पोलैंड से, क्योंकि उनको प्रेजेंट किया गया पीस कीपिंग के लिए जाना है। कोई बातचीत नहीं हुई। नाटो के ज्वाइनिंग के लिए कोई बात नहीं हो रही है।
तो जो जो जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे उन्होंने तो अपनी बात मनवा ली है अभी तक। हाँ, वो हिम्मत करते हैं, चाहे वो नो फ्लाइंग जोन कर दें, तो उन्होंने कहा है कि मैं तो ऐसा करूंगा कि जिसमें आप कह रहे हैं ना, जो कि परमाणु तक की हम बात कर गए, हाँ जी, हम दुनिया याद करेंगे। जनरल साहब आप कह रहे हैं तो मतलब आप दूसरी मतलब बात- पुतिन जो चाहते थे वो अपनी शर्तों पर अब कामयाबी हासिल कर रहे हैं। 100%। ओके, उन्होंने जो भी सेट किया है, देखिए इसमें मत जाइए, 7 दिन में कोई ऑपरेशंस खत्म नहीं होते। हाँ, वो लोग कह रहे थे कि वो आएंगे खार्किव में, मैं कहता हूं कभी खार्किव में कभी घुसेंगे ही नहीं, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से। और आप देखिए, चाहे आप ले लिए बूचा, इरपिन, चॉर्नोबिल, चरनहीव, सुमी, खार्किव, उन्होंने कहीं भी अपनी बेस लाइन जो लॉजिस्टिक लाइन होती है 25 से 30 किलोमीटर नहीं बढ़ाया, और एब्सोल्युटली डिजाइन। नहीं जनरल साहब, फिर तो ये सवाल भी जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए। जनरल साहब स्वागत है, आप ही के पास आ रहा हूं कि अब तो जैसा के सिन्हा साहब कह रहे हैं कि रूस जो चाहता था वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहा है। उसने कहा कि अब हम डोनबास पर फोकस करेंगे, लेकिन असली जो ऑब्जेक्टिव था वो तो डीमिलिटराइज करना बताया गया था। वो तो बताया गया था कि डीनाजिफिकेशन है, रिजीम चेंज है, वो तो नहीं होता दिख रहा। बख्शी साहब देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि रूस ने बड़े क्लियर अपने ऑब्जेक्टिव स्पेल आउट किए थे 24 फरवरी को जब हमला किया, और उसमें एक था डीमिलिटराइजेशन, ठीक है, डीनाजिफिकेशन। डीमिलिटराइजेशन कैसे करेगी? ब्रिंग यूक्रेनियन आर्मी, यूक्रेनियन फोर्सेस इनटू बैटल एंड डिस्ट्रॉय देम। ये है डीमिलिटराइजेशन। कितना नुकसान उन्होंने किया है, उनकी जो खार्किव में टैंक फैक्ट्री थी वो उड़ा दी है, एयरफोर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो उड़ा दिया है, कोई 1000 से ज़्यादा वो इस्कंदर मिसाइल जो है अपने क्लब मिसाइल और ये दूसरे क्रूज मिसाइल उन्होंने उनके ऊपर फायर किए हैं। और कभी उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था, उनका ऑब्जेक्टिव था, मैं फिर आपको बता दूं कि डोनबास्क, दोनेत्स्क और लुहांस्क, ये 2 रूसी भाषी प्रांतों को आजाद कराना, ठीक है। कोई 80% लुहांस्क को वो आजाद करा चुके हैं, 56 से 60% जो उन्होंने आजाद करा दिया है दोनेत्स्क के प्रांत को। सबसे ज्यादा गेंस उन्होंने किए हैं दक्षिण यूक्रेन में, जहां पे कि उन्होंने मारियोपोल पे कब्जा कर लिया है, लैंड लिंक बना लिया है विद क्रीमिया, और उसके बाद खेरसॉन का पोर्ट सिटी पकड़ लिया, 2-3 और पोर्ट सिटी पकड़ लें हैं, शायद ओडेसा की तरफ भी बढ़े। तो जो उनके मिनिमलिस्ट ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे कि यूक्रेन बोले कि मैं नेटो में नहीं भर्ती होऊंगा, नहीं शामिल होऊंगा, मैं जो दोनेत्स्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट देश मानूंगा। नंबर 3, मैं क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानूंगा जी, ठीक है। वो तकरीबन उन्होंने मनवा लिए हैं, और अब जहां तक मेरा अंदाज है कि उनका फोकस दोनेत्स्क की तरफ होगा, और दोनेत्स्क के आगे जनरल साहब, लेकिन जनरल साहब अभी तस्वीर आ रही है सामने, जो बाइडेन यूक्रेन के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं। 1 मिनट खत्म कर लूं। अच्छा ठीक, एक मिनट खत्म कर, बोलिए। देखिए, वो जो दोनेत्स्क के आगे और लुहांस्क के आगे 60,000 यूक्रेन की फौज थी, उस फौज को वो पीछे से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो उसको डोनबास की साइड से और पीछे साउथ साइड से और ईस्ट साइड से एनसर्कलमेंट और एनाहिलेशन ऑपरेशन, ये मुझे लगता है वो करके कोई 60-70 हजार जो यूक्रेन की फौजें वहां तैनात थी वो उनको एनसर्कलमेंट और एनाहिलेशन ऑपरेशन में लेंगे, और आप देखेंगे कि उनके जो क्रूज मिसाइल, उनके इस्कंदर मिसाइल वगैरह अब ये ताबड़तोड़ पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, वो जनरल साहब हमारे साथ यूक्रेन से एक साथी जुड़े हैं, कुलदीप कुमार जी, उनके पास में जाऊं आप ही पहले, लेकिन शॉर्ट में बता दीजिए, इसका मतलब आप ये समझते हैं कि पुतिन की सेना कीव पर कभी कब्जा नहीं करेगी? नहीं, वो पुतिन की सेना कीव के ऊपर कब्जा नहीं करेगी, उसको घेर के उसके ऊपर मार जरूर डालेगी जब तक कि वो सीज फायर नहीं मानते। सीज ऑपरेशंस वो कर रहे हैं ज्यादातर। देखिए, व्हाई शुड ही वेस्ट लाइव्स इन कैप्चरिंग समथिंग जो उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। जब इंडिया पाकिस्तान में भी युद्ध होता है, जो हम कश्मीर में पकड़ते हैं हम वापस नहीं देते, बाकी जगह आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है।
अब सारा तो रूस ने पकड़ा है। जॉर्जिया में भी उसने अबकाजिया और ओसेटिया के दो रूसी भाषी प्रांत थे, उनको पकड़ लिया। जो 5-6 बाकी शहर पकड़े थे सब वापस कर दिए थे। ठीक है। तो अभी भी हमको लगता है कि हमारा अंदाज यही था कि वो दोनेत्स्क, लुहांस्क को पकड़ेगा, क्रीमिया ऑलराइट जनरल और साहब, उसका लिंक ठीक जनरल साहब। अब मैं जरा सा खबर बता रहा हूं, जनरल बख्शी ने जो बात कही उससे उसी को जोड़ते हुए आगे मैं ले जाऊंगा कि जो बाइडेन जो है वो पोलैंड में है, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। सवाल यह कि अमेरिका जो कुछ कर सकता था क्या उसने किया इस युद्ध को रोकने के लिए या यूक्रेन को बचाने के लिए? तो मैं जाऊं प्रिया टंडन जी के पास, उससे पहले एक कमेंट। कीव में इस वक्त एक भारतीय जो है कुलदीप कुमार, उनके पास मैं जाना चाहता हूं। कुलदीप जी, आप पहले वहां के हालात बताइए। कीव में अंदर सब कुछ सामान्य है या हार्ट ऑफ कीव में भी खतरा है? नहीं, कीव में अंदर सब कुछ सामान्य है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज अवेलेबल है। एयर स्ट्राइक सिर्फ हो रही हैं और बाकी जो आसपास की जगह है जैसे मरियोपोल, धनबास या जो भी बातें कर रहे हैं, देखिए आज तक कोई भी जगह पर वो अपना कब्जा नहीं बना पाए हैं। जिस जगह पे कब्जा किया था वहां से भी उनको खदेड़ दिया गया है। जमीनी लड़ाई में इन लोगों का जीतना बहुत मुश्किल है। मैं कोई जनरल नहीं हूं, लेकिन यहाँ के जमीनी हालात के हिसाब से आपको बता रहा हूं, जमीनी लड़ाई में ये नहीं जीत पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन जो कर पाएंगे वही कर पाएंगे। इनको कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से, सिर्फ ये है कि तोड़फोड़ कर दी जाएगी, उस जगह को खराब कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। अदरवाइज ये जमीनी लड़ाई नहीं जीत सकते। अगर एक अर्जुन को अगर एक आम योद्धा के ऊपर अपना ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़े तो मतलब अर्जुन की तो वो हार है। अगर अपने न्यूक्लियर वॉर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ऐसे वेपन्स जो यूक्रेन को, जो वो सोचते थे हम हफ्ता 15 दिन के अंदर इस पर कब्जा कर लेंगे, मैं नहीं मानता कि वो कब्जा हो पाया है। अभी तक जो है रशिया की हार मानी जाएगी, इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद, जिसका पूरी दुनिया में नाम है, ठीक है, इतनी बड़ी है, इतने बड़े वेपन्स हैं, वो कुछ नहीं कर पाया डिस्ट्रैक्शंस के अलावा। देखिए, ये जो कुलदीप कुमार जी बोल रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि वो कोई आर्मी के जनरल नहीं है, लेकिन ये एक उस व्यक्ति का सेंटिमेंट है जो यूक्रेन में बैठा है, जो कीव में, वहां की राजधानी में बैठा है। ये उनका सेंटिमेंट आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है इसमें रूस हारता दिखाई दे रहा है उनको। प्रिया टंडन जी के पास जाना चाहते हैं। प्रिया जी, अमेरिकी राष्ट्रपति पोलैंड में है, पोलैंड को लेकर में यह कहा जा रहा है कि वो अपनी कोई पीस कीपिंग फोर्स भेजना चाहता है यूक्रेन में, जिसको लेकर रशिया ने साफ धमकी दे दी है कि अगर यूक्रेन में कोई भी नेटो फोर्सेस किसी भी बहाने से दाखिल हुई तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि अमेरिका के क्या टैक्टिक्स हैं या क्या फाइनल एंड गेम है अमेरिका इसमें जो देख रहा है? आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमेरिका के लिए ये वॉर जो हम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो अमेरिकन नागरिक लोग हैं उनके लिए जो समझ में आ रहा है कि ये एक इन्फ्लुएंस की वॉर है। अमेरिका के लिए इस वक्त दिखाना कि उसने यूरोप को, दुनिया को एक कर लिया अपनी तरफ, रशिया के अगेंस्ट इफेक्टिवली किया है, बहुत जरूरी है। उनका ये भी कहना है कि जो अमेरिकन पब्लिक ये मानती है, 4 में से 10 लोग ये मानते हैं कि ये हमको अमेरिका को इतना बस जोड़ना चाहिए जिसमें हमारा ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन अमेरिका इसमें ये ऐसा दिखता हुआ नजर आए कि वो जीत के आया है। और जो इन्फ्लुएंस है रशिया को, उसको खत्म करने के लिए हर तरीके से उनको आगे बढ़ना चाहिए, सारे कोलिशन कंट्रीज को लेके। तो इसलिए अमेरिका का बेसिकली ये इस वक्त वजूद का सवाल है कि उनको ये दिखना चाहिए कि वो जीत रहे हैं। जी, लेकिन प्रिया जी, जैसा भी आप सुन रही थी हमारे बाकी मेहमानों को, यहां जो आर्मी वेटरन्स हैं उनका मानना यह है कि रशिया की सेना जो है वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे कर ही रही है, और इसके अलावा जो उन्होंने अपनी देश की सुरक्षा के लिए सोचा कि हमारे लिए ये रीजन सिक्योर करना जरूरी है, वो उसमें कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया, ऐसी यहां बातें होती है, मैं आपको भारत में बता रहा हूं कि बलि का बकरा बना दिया यूक्रेन को नेटो के नाम पर, और यूक्रेन की तबाही करा दी, और जब रशिया ने चढ़ाई कर दी उसके ऊपर तो बचाने भी नहीं गया। जी, आपका जो ये परसेप्शन है वो सही भी हो सकता है, मैं यहाँ बैठ के जो कह रही हूँ, लेकिन जो अमेरिकन परसेप्शन है, जो हमारे पब्लिक का परसेप्शन, वो ये है कि अमेरिका एक तरीके से सेव करने गया है यूक्रेन को, सब देशों को मिला के गया है, और इस वक्त अमेरिका का जीतना बहुत जरूरी है। ये एक मौका है अमेरिका को दिखाने के लिए दुनिया में कि रशिया के सामने अमेरिका को कोई हरा नहीं सकता।
तो एक तरीके का परसेप्शन जो यहाँ पब्लिक का वो यही है। अब इसमें आपने दो बातें कही हैं, थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी भी लगती है, लेकिन ठीक है, मैं जनरल विशंबर दयाल भी छोड़ के जनरल साहब के पास लेके जाता हूं। देखिए, प्रिया जी ने पहले ये कहा कि अमेरिका की जनता ये चाहती है कि आप उस हद तक ही इस पूरे विवाद से जुड़े जिसमें आपका अपना कोई नुकसान ना हो। पहली बात तो ये, लेकिन साथ साथ वो ये भी देखना चाहते हैं कि आपकी हार ना दुनिया में दिखाई दे और रूस हारता हुआ ही दिखाई दे। जनरल साहब, लेकिन रूस अमेरिका पोलैंड तक आ गया, लेकिन पोलैंड की सीमा क्रॉस करने की बात या ऐसी हिम्मत कभी तक किसी ने दिखाई नहीं। देखिए सौरभ, बात स्पष्ट है कि अमेरिका उतनी नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि ये लड़ाई लंबी चले। अमेरिका चाहता है कि इसमें रशिया जो है लंबे दौर तक फंस जाए। अमेरिका चाहता है कि ये सीरिया की तरह लंबा दौर खिंचे और रूस कमजोर पड़ जाए बिल्कुल, और रूस फिर जो है इतना कमजोर पड़ जाए कि यूक्रेन का नहीं, अल्टीमेटली रूस का भी नुकसान हो। तो वो इकोनॉमिकली ये सारी चीजें कर रहा है। पहली बार दुनिया में एक हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर जाते हैं और वो कहते हैं लड़िए, हम आपको बारूद देंगे, हम आपको असला देंगे, हम आपको हथियार देंगे, हम आपको पैसे देंगे, और दूसरे को कहते हैं हम आपको कुछ नहीं देंगे, हम आपके तेल, हम आपका पैसा, आपका सब कुछ, आपके नागरिक, आपको सबको प्रतिबंध लगा देंगे। तो ये एक बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल अमेरिका में परसेप्शन ये है कि आज भी अमेरिका सोचता है ये यूनिपोलर वर्ल्ड है, उसकी चलनी चाहिए, बाकी किसी का कोई इसमें से नहीं होना चाहिए दुनिया के ऑर्डर में। लेकिन दूसरी तरफ रशिया जो है वो अपने अस्तित्व, रशिया आज से नहीं 20 साल से धीरे धीरे वो कर रहा है जो रशिया की प्लेस थी, ड्यू प्लेस थी। रशिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक मेजर प्लेयर था, टू डिफीट नाजिज्म, टू डिफीट फासिस्ट, टू डिफीट दी हिटलरिज्म जी। तो रशिया उसके बाद सोवियत यूनियन टूटने के बाद जो ग्राउंड पे हालात हैं वो रशिया काफी दौर से गुजरा है। अब मैं इस लड़ाई पे आता हूं, बिल्कुल जल बख्शी ठीक कह रहे हैं। देखिए साहब, ये लोगों में परसेप्शन था ना, ये जो भाई कह रहे हैं कि 5 दिन में 7 दिन में खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कीव में बैठे हुए हैं आराम से, 3 प्राइम मिनिस्टर आए हैं यूरोप के, वो कीव होके गए हैं लड़ाई के दौरान। ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है, ऐसे कभी सुना था पहले? क्योंकि रशिया एक कैलिब्रेटेड वॉर लड़ रहा है। उसका इंटरेस्ट जल बख्शी ने जैसे बताया बिल्कुल डॉनबास रीजन में, लुहांस्क और डोनेट्स्क रीजन है, और डॉनबास में खार्किव उसको नॉर्थ शोल्डर है और मारियोपोल साउथ शोल्डर है। वोनवोवा, मारियोपोल, मेलिटोपोल, ब्रयांस्क, ये पूरी एक चेन है जो कि क्रीमिया तक जाती है, जो कि एक लैंड रूट दे देती है। उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव शायद इतना ही था, और की उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन उसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था। यूएन जो नाटो जो है वो बिल्कुल रशिया के ठीक है जनरल साहब। और उसका एक और ऑब्जेक्टिव, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव और सुन लो, उसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई डीनाजिफिकेशन या जो राइट विंगिस्ट है वो तब होंगे जब प्रेसिडेंट जेलेंस्की को हाहाकार मचेगी। अब तो लोग कह रहे हैं ना कि भाई अब तो वो जोश में है, कह रहे हैं हम रशिया को तबाह कर देंगे, जैसे भाईजान कह रहे हैं ग्राउंड पे, वो ग्राउंड पे लड़ाई लाएगा नहीं। और अब तक जो रशिया ने हथियार यूज किए हैं वो 70s, 80s और 90s के वेपन्स हैं। T7, मुझे अब तक एक T90 की, मैं एक टैंक मैन हूं, आर्मर्ड कोर ऑफिसर हूं, एक T90 की पिक्चर नहीं दिखी है। T72 है, T80 है, T62। तो अभी उसके मॉडर्न वेपन तो अभी आए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं अभी, ये तो कुलदीप ने कहा, कुलदीप यूक्रेन के नागरिक ही हो गए हैं, अब तो वहां पर रहते हैं बरसों से। मैं नहीं, चलिए ठीक है, मैं बख्शी साहब में आता हूं, एक मिनट जनरल सिन्हा का एक कमेंट लेके फिर मैं आपके पास ही आता हूं। अब ये तो कुलदीप लेकिन नागरिक है, ये तो ये जानना चाहते हैं ना कि भाई इनके घरों पर बम क्यों गिर रहे हैं? अगर उनको कीव पे कब्जा ही नहीं करना तो ये तो खुद कह रहे हैं कीव अंदर से सुरक्षित है, लेकिन देश तो तबाह हो रहा है पूरा का पूरा। सिन्हा साहब देखिए सौरभ साहब, कुलदीप साहब को परमात्मा बचा के रखे, सब अच्छा हो, मगर ये जब अपने ही घरों के नीचे में उन चीजों को लाएंगे, उस असला को लाएंगे जो कि पूरा का पूरा जो अटैकिंग फोर्सेस है उसके लिए, तो जरूर करेगा। यदि हम भी जाते, मैं भी वहां कमांडर होता तो यही करता। आप ये बताइए कौन से जगह में ऐसा होता है कि आदमी नॉर्मल लोगों के पीछे छिप करके कोई आर्मी लड़ती है? क्या हमारा अमृतसर 15 किलोमीटर दूर है, हम कभी जाके छिपते नहीं वहां? क्या आ जाओ हम यहां पर करेंगे? ना कि पाकिस्तान में नहीं करता ये आप कौन सी जगह है जहां 30 किलोमीटर ऐसे ही दे देते हैं? 3 दिन के ऊपर में रशियन फोर्सेस कीव के आउटर स्कर्ट में थी, हॉस्टमल ले ली, ये ऑन टॉप। ये अच्छा है, वो बोल रहे हैं, उनको सुनिए कि उनका उससे नहीं चलती लड़ाइयां।
लड़ाइयां निर्णय नहीं चलती लिया। हैं गलतफहमी क्लियर आपको कट होती। एम से। मैं खुद होकर और ये आया मैं हूं फिर दोनों जगह बताता हूं, पर, रशिया ने कोई भी अपना जगह कहीं उनके नहीं, पास आपने नहीं कह रहे थे ना वहां पे वॉर चल रहा 64 किलोमीटर का लंबा लाइन कहां चला गया? वो कभी, मैं बार बार कहता हूं, नहीं आएगा। और ये फ्रोजन बैटल्स हैं, ये चलेंगे और चलेंगे जब तक कि वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चेंज होता। ठीक है, और ये ठीक। फ्रोजन बैटल्स ऐसे नहीं होते ठीक। कि 30 दिन में खत्म हो जाएंगे। और देखिए, एक मिनट सौरभ जी, मुझे खत्म करने दीजिए। देखिए, दुनिया को समझना पड़ेगा। अमेरिका आज के दिन में, हमारी अमेरिका में प्रिया टंडन बैठी हैं, वो कह रही हैं परसेप्शन बाय प्रॉक्सी नहीं होता। आप बाय प्रॉक्सी नहीं बन सकते। क्या हम यूनियन पोलर वर्ल्ड है? आज के दिन में अभी तो शुरू हुआ है, आज 6 जगह में लड़ाई शुरू हो चुकी है, 6 हॉटस्पॉट। बात हो रही है रूस यूक्रेन युद्ध की, और आज हमारे साथ जितने आर्मी वेटरन्स भारत के बैठे हैं, उनका ये मानना है कि ये कभी मंशा नहीं थी कि रूस की पूरे वो यूक्रेन पर कब्जा करे, लेकिन उसके जो सदर्न और ईस्टर्न हिस्से हैं, जिसको डॉनबास कहते हैं वो, और वहां एक लैंड कॉरिडोर बनाना, अब उसका फोकस वही है। तो जनरल साहब, क्या इससे कोई उम्मीद दिखती है कि ये जंग जल्दी खत्म हो सकती है? बख्शी साहब। देखिए, पहले आप मुझे ये बताएं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा उस बच्चे का जोश जो कि यूक्रेन में है, लेकिन बात ऐसी है कि पिछले साल जुलाई में 2021 में अमेरिका, पोलैंड, यूक्रेन, लिथुआनिया ने बैठ के एक्सरसाइज करी थी यूक्रेन में, मिलिट्री एक्सरसाइज। दिसंबर में उन्होंने नेवल एक्सरसाइज करी थी, 32-34 देशों के जहाज बुलाए थे और प्रैक्टिस रन किए थे बॉम्बिंग। और फिर 2008 में उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था कि जो बुचारेस्ट कॉन्फ्रेंस में जो बोला गया था कि नेटो का हिस्सा बनाएंगे यूक्रेन को, उसके तहत, ठीक है साहब। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, रूस आराम से बैठ के ये देखता रहता ये सब? तो रूस ने जो है अपने बचाव में कार्रवाई की है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रूस जो है अभी तक उसने अपनी 1/10वीं ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। अमेरिका ने बड़ा जोश दिलाया यूक्रेन को कि हम तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। ज़ेलेंस्की साहब मदद के लिए उम्मीद बांध के बैठे थे। एक सिपाही नहीं आया है, ना नेटो का ना अमेरिका का। जी सर। उन्होंने फिर ज़ेलेंस्की साहब ने गुहार लगाई कि साहब हम जो है नो फ्लाई जोन चाहते हैं कि आप लगाएं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो आखिरी यूक्रेनियन तक रूस से लड़ना चाहते हैं। जब तक आखिरी यूक्रेनियन मर नहीं जाता, जब तक आखिरी यूक्रेन की इमारत गिर नहीं जाती, खासकर ईस्टर्न यूक्रेन में, तब तक वो जो है ज़ेलेंस्की साहब को लड़ाते रहे। जी जनरल साहब। और ज़ेलेंस्की साहब तो बड़े खुश हैं, उनको दुनिया के सामने कूदने फांदने और बयानबाजी करने का मौका मिल रहा है। बच्चे, मुझे आपकी बात जरा प्रिया जी के पास ले जाने दीजिए। कितने आपने जो बातें बताई उसके मुताबिक अमेरिका ने उकसाया है रूस को, जब हम पहले कह रहे थे बहाना यूक्रेन का बना, उकसाया है रूस को यह करने के लिए, और नुकसान केवल रूस का होगा, ना अमेरिका का होगा, ना किसी और का। अब माफ कीजिएगा, यूक्रेन का नुकसान होगा। प्रिया जी। देखिए, ऐसा है कि यहाँ जो सोच है कि जब ऐसे हालात, बोले प्रिया जी, बोले। जो यहाँ जो सोच है, मैं यहाँ की सोच की बात कर रही हूँ कि जब ऐसे हालात बन गए हैं तो अमेरिका का इसमें कूदना घुसना बहुत जरूरी है। अगर अमेरिका एक वर्ल्ड पावर है तो उसको इस वक्त दिखाना चाहिए कि वो एक वर्ल्ड पावर है। और जो बख्शी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका के लिए और अमेरिका को अपने लोगों के सामने ये एक स्ट्रॉन्ग पावर का होना बहुत जरूरी है कि वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है रशिया को। और उसका इस वक्त उसका ये भी दिखना बहुत जरूरी है कि जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं उनको एक साथ लेके वो आ रहा है और वो एक वर्ल्ड पावर है। कुरुक्षेत्र में बात हो रही है रूस और यूक्रेन के युद्ध की, जिसको 1 महीना बीत चुका है। ब्रेक से पहले प्रिया जी ने, जो जर्नलिस्ट हमारे साथ यूएसए से हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार, जो बाइडेन सरकार, अपने लोगों की नजरों में यह जंग हारते हुए नहीं देख सकती। तो मेरा जनरल दयाल से सवाल है सर कि वो क्या हासिल करना होगा जो बाइडेन को, जो जीत कहलाए? देखिए, जो बाइडेन अगर जीत का वो बांधना चाहते सेरा अपने सर पे, तो उनको रशिया को डिफीट करना होगा। मतलब रशिया वापस चला जाए, जैसे रशिया ने जपरीजिया, जैसे अपना चर्नोबल, जैसे एनाटोन एयरफील्ड, जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव शुरू में कैप्चर कर रखे हैं, वहां काउंटर अटैक्स हो, रशिया एनिलेट हो जाए और रशिया जो है विड्रॉ कर जाए। डोनेस और लुहांस्क फिर से इंडिपेंडेंट हो जाए, क्रीमिया कट ऑफ हो जाए।
तो ये बहुत लंबी सोच है, मैं समझता हूं जो बाइडेन की। जो बाइडेन शायद अपनी सिर्फ पॉपुलैरिटी रेटिंग्स वगैरह के लिए भाग दौड़ रहे हैं, उसके लिए उनको पूरी नाटो की ताकत लगानी पड़ेगी। नाटो को फिजिकली अटैक करना पड़ेगा रशिया पे, और वो नाटो नहीं कर सकता। यूरोपियंस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ईयू डिवाइडेड है भाई, ईयू तो इकोनॉमिक सैंक्शन पे डिवाइडेड है। आप कह रहे हो कहां किसके पास सैनिक है यूरोप में? कितने दिन हो गए उन्होंने अपने सैनिकों को तैयार किया? ये जो बार बार कह रहे हैं 20,000 जनरल दयाल, सैनिक हो भी तो वहां रूसी स्टेट मीडिया पर जनरल बैठ के कह रहे हैं कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर यूक्रेन में घुसे तो दाग देंगे। नहीं, अगर रशिया का अस्तित्व को कभी भी खतरा हुआ तब रशिया, ये प्रेसिडेंट पुतिन आज से नहीं, जब से प्रेसिडेंट बने उनका एक सिंपल पॉलिसी है, रशिया बिल्कुल भी किसी ट्रीटी को वायलेट नहीं करता, किसी भी न्यूक्लियर फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। जब करेगा, अगर रशिया को, उन्होंने कहा अगर रशिया नहीं रहेगा तो फिर दुनिया क्या करेगी? तो मेरा मानना ये, देखिए सौरभ, मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूं क्विकली। पहली बात तो ये है कि ये हमें सबको पता है जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, और उस मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में थोड़ी बहुत टेक्टिकल और थोड़ी बहुत डिले लाइंस हो सकती हैं। कहीं डिले हो गया, कहीं जो ऑब्जेक्टिव है वो टाइम पर नहीं आया, ये डिले लाइंस है। कैजुअलिटीज जो है उसका पार्ट है। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि वो बड़ी स्ट्रैटेजिकली चल रहा है। उसका एम था नॉर्थ में फोर्सेस को वहीं होल्ड करो और डिस्ट्रॉय करो, बिकॉज डीमिलिटराइज कैसे करेंगे? पहली बार किसी ने 15 जगहों पे एक साथ अटैक किया है, 15 प्लेसेस अटैक किए एक साथ, और वहीं पे फोर्सेस को, जैसे जनसिन्हा कह रहे थे, कीव के अंदर मतलब 3-4 दिन के अंदर 200 किलोमीटर अंदर चले जाना, सूमी से 200 किलोमीटर अंदर चले जाना। तो अगर आपका मौका है, आप कम से कम 10 मिनट बिना ब्रेक के हम बात कर पाएंगे। चर्चा हो रही है युद्ध के ऊपर, और हमारे साथ पैनल में जो लोग हैं आपको समझा रहे हैं हालात क्या हैं, बड़े सेंसिबली हम लोग बात कर पा रहे हैं। कुलदीप जी हमारे साथ एक बार फिर कीव से जुड़ गए हैं। कुलदीप साहब, आपके लिए अभी हमारे साथ बैठे जनरल साहिबान ने कहा था जोश तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती, और रूस जो करना चाह रहा है, जो हासिल करना चाहता है वो कर रहा है। नहीं, देखिए जी, शायद जनरल साहब ठीक बोल रहे हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। देखिए, अब बात हो रही थी गस्तोमेल की, बात हो रही थी इरपिन की, किसी भी जगह पर उनका कब्जा नहीं है। मैं खुद वहां पर रहा हूं 3 घंटे। वो कह रहे हैं कब्जा करना ही नहीं है, वो कह रहे हैं रूस की फौज जो कब्जा करना ही नहीं है। जब कब्जा करना नहीं है तो हम देखो जी, डिस्ट्रैक्शन, अगर हम लोग तो शुरू से संधि के लिए बात शुरू से चल रही है, ये बात गलत है कि कब्जा नहीं करना। 7 मई तक का रशियन टीवी पे, यूक्रेन टीवी पे उन्होंने टाइम दिया है पुतिन ने कि 7 मई तक इस वॉर को ओवर किया जाए, कब्जा किया जाए, क्योंकि 9 मई को इनका विक्ट्री डे होता है। अगर कब्जा नहीं करना तो फिर किसी, मतलब जो लोग वार कर रहे हैं उनको दिमाग चेक कराना पड़ेगा, उनका किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा उनको। हेलो, मगर आप बिना वार के, आप जब कब्जा नहीं करना चाहते, आप लाखों लोगों को अगर अभी जनरल दयाल किस बात के लिए थम्स अप दिखा रहे थे आप? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 7 मई तक वो इनका सरकार को बदल देंगे और 9 मई को विक्ट्री डे पर वो सेलिब्रेट करेंगे। ये उनकी कहीं ना कहीं डीप स्ट्रैटेजी है। नहीं, ठीक है, वो ठीक है, चले वो ठीक है, उनकी विक्ट्री परेड निकलती है 9 मई को, उससे पहले वो करना चाहती है, खबरें तो आ रही हैं। लेकिन जनरल बख्शी, कुलदीप का फिर जुड़ गए हैं। आप कह रहे थे कि वो जोश में दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर कब्जा नहीं करना, जैसा आप सबकी राय है, तो फिर क्यों ये डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं? ये एक आम यूक्रेनी पूछ रहा है। देखिए साहब, कब्जा नहीं करना ये उनकी नीति है, क्योंकि अगर वो कब्जा करेंगे उनको पकड़ के रखने के लिए गुरिल्ला वॉर करनी पड़ेगी, जैसी अफगानिस्तान में हुई थी। तो क्यों वो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करें? उनका मकसद है यूक्रेन के मिलिट्री पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता है मिलिट्री पोटेंशियल? उनके यूनिट्स को आप जो है उनको गेट देम टू फाइट एंड ग्राइंड देम इन अ मीट ग्राइंडर। जहां वो दिखे उनके साथ झड़प करो, मारो, उनको एयर से मारो, उनको इस्कंदर मिसाइल से मारो, उनको कालीब्यूर मिसाइल से मारो, उनको क्लब मिसाइल से मारो। ये रूस का तो बड़ा आसान तरीका है। ना अमेरिका ग्राउंड के बूट्स ऑन ग्राउंड ला रहा है, ना यूक्रेन, ना अपना नेटो आ रहा है, तो वो तफसील से मारे, जल्दी क्या है? वो अपना नुकसान कम से कम करते हुए एक जनरल साहब फिर तो ये नेवर एंडिंग वॉर हुई ना। ज़ेलेंस्की साहब को अपने देश को ये तो नेवर एंडिंग वॉर हुई। फिर आपने जैसे कहा कि उनको अपना डॉनबास का इलाका लिबरेट कराना, आजाद कराना है, तो क्या वो इतनी आसानी से यूक्रेन होने देगा या वेस्ट और अमेरिका होने देगा?
नहीं, होने क्या देगा साहब, मैं कह रहा हूं 80% दोनेत्स्क आजाद हो चुका है, कोई 60% जो लुहांस्क है वो भी आजाद हो चुका है जी। लैंड कॉरिडोर क्रीमिया को खुल गई है, ठीक है, मारियोपोल गिर गया है, खेरसोन गिर गया है, जो उनको चाहिए था उन्होंने पकड़ लिया, जो उनको होल्ड नहीं करना, ग्राउंड उसको में छोड़ होल्ड देंगे। नहीं करना, क्यों करें वो? ठीक है। वो वहां जोर नहीं लगा रहे। ठीक ठीक, कुलदीप कुछ कह रहे हैं, बोलिए कुलदीप, फिर जनरल सिन्हा। ये प्रैक्टिकल चीज है, आजाद और जो है, अमेरिका ये बोलता समझ रहे नहीं हम पा जीत रहा। गए, आजाद जीत वर्ड गए, क्या है रूस ये? को पीट आजाद दिया, किससे पीट हो गया? दिया। वो तो यूक्रेन जनरल का बख्शी, पार्ट है आपकी वो। बात पर कुलदीप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए कुलदीप। ये आजाद वाली बात मुझे समझ नहीं बोलिए आई। साहब। वो हमारा यूक्रेन का पार्ट है, किसे आजाद कराना चाह रहे हो आप? ये छीना गया वर्ड यूज कर सकते हो, आजाद नहीं बोल सकते आप। हमारा कि छीन लिया गया है, ये वर्ड यूज हो सकता है। ठीक है, नहीं आजाद ठीक वाली है, बात पर यूक्रेन के मैंने नजरिए से आजाद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं तो उनका कहना यह है कि उसको वही छीनना है, डोनबास का इलाका, वो छीन लेगा, फिर बाकी जगह से हट जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। कुलदीप, देखिए, मैं कहना चाहता हूं, एक मिनट, कुलदीप सुन रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूं मैं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आखिरी के कुछ मिनट है, मैं एक चीज और चर्चा करना चाहता हूं। मुझे बताइए, राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेकर यूक्रेन के नागरिकों की क्या राय है? उन सारे लोग उनके साथ हैं जी। मैं तो देखो यूक्रेनियन इंडियन पासपोर्ट है मेरा, मैं भी उनके साथ हूं, सारे लोग उनके साथ हैं। और देखिए सिविलियंस आके खड़े हुए हैं, क्योंकि हर आदमी को अपने देश की रक्षा के लिए हक है अपना योगदान देने का। यहाँ पे सारे लोग पहले 2 साल तक आर्मी में रहते थे, सब लोग उनके साथ हैं A to Z। बात बिना जोश के लड़ाई भी नहीं जीती जाती जी। अगर आप सपोज करो पाकिस्तान से हम लोग लड़ते हैं तो हमारा जोश ही है जो 2 मिनट में उनको हरा देता है। हम ठीक है, हम लोग शायद ना जीते, लेकिन हमारा जोश पूरी दुनिया को यूक्रेन का जोश बताएगा कि यूक्रेन को जीतना उतना आसान नहीं था। जनरल सिन्हा बोले, जनरल सिन्हा। देखिए सौरभ जी, हम थोड़ी से तथ्यों के ऊपर आए, सच्चाई पर यूरोपिया माना जाए। देखिए क्या हो रहा है, और देखिए ये जो आप कह रहे हैं बार बार कि इसका कोई डेट, देखिए ये फ्रोजन वॉर है, आप लेके चलिए। ये फ्रोजन वॉर है, जिस तरह से जॉर्जिया में हुआ, जैसे दूसरे जगह, ये फ्रोजन वॉर है। जो वो एम लेकर आए हैं, अपने मिलिट्री एम, अपने जियो स्ट्रेटेजिक एम, जियो पॉलिटिकल एम, वो सारा पूरा कर रहे हैं। और देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि आप अभी देखेंगे, अभी तो शुरू ही हुआ है ये चीज। आज के दिन में आप ऊपर से ले लीजिए, जो कहते थे ना अंडरबेली ऑफ अमेरिका, जिसको साउथ अमेरिका कहते हैं, उसके अंदर में आप देख लीजिए 3 बड़े देश। वेनेजुएला कहता है कि हम आपका अमेरिका उनसे हाथ जोड़ रहा है कि आप तेल का उत्पादन बढ़ाओ, कहता नहीं बढ़ाएंगे। वो वहां देखिए जो 2 देश और है, ब्राजील, वो कहता है हम रशिया के साथ खड़े। एक मिनट पूरा करने थे। देखिए आप ले लीजिए चाइना और भारत की बात, क्योंकि उसमें समझ नहीं आएगी। पहले इन्होंने बात किया, हाँ उन्होंने कहा कि आप ना करें, और वहां पर जब यूएन की वोटिंग हुई, इसके पहले वो अब्सटेंड कर रहा था, उसने रशिया के पक्ष में वोट कर दिया। आज के दिन में भारत को उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप सेकी हैं, भारत सेकी है। हमने 3 मिलियन बैरल का रुपए से हमने वहां से तेल खरीदना शुरू कर दिया। 0.7% अब लेते थे पहले। आज के दिन में आप देखिए इजराइल, वो कहता है कि पूरा का पूरा चीज हम खरीदेंगे रशिया से, हम वहां से गेहूं भी खरीदेंगे, शुगर भी लेंगे। ठीक है, देखिए ठीक ये जो चीजें हैं, ये फ्रोजन वॉर हैं। एक लास्ट कमेंट प्रिया जी से आप सबकी राय ये है। प्रिया जी, आपने सुना कि रशिया ऑलरेडी ये जंग जीत रहा है, जीत चुका है। देखिए जो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं, जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका का कब तक वॉर में रहेंगे, अमेरिका का जब तक नुकसान नहीं होगा, आंच यहाँ तक नहीं आना चाहिए। अमेरिकन सोल्जर्स को तो वैसे भी जा नहीं रहे हैं, लेकिन उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए बात। जब तक ये चीज वहीं पे रहेगी, यूक्रेन में ही रहेगी, यूरोप में रहेगी, तब तक अमेरिका उनके साथ बराबर रहेगा। और यहाँ लेकिन अमेरिका का ना अपनी फौज भेजेगा, और आर्थिक तौर पर जो कर रहा है, जैसा जनरल साहब कह रहे थे, उसका कोई खास असर रूस महसूस नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे देश उसके भी साथ हैं। इंडो पैसिफिक में ये होगा, वो बात सही बात है, लेकिन यहाँ पे बहुत जरूरी है अमेरिका का दिखना कि अगर कोई चीज हो रही है दुनिया में, तो अमेरिका को अपना
राइट स्टैंड ये जो दिखाना आप बहुत जरूरी है। अब मुझे लगता है प्रिया जी जो कह रही हैं ये यूक्रेनी नागरिकों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि अमेरिका जिसकी बैकिंग जो है या वेस्ट की बैकिंग ज़ेलेंस्की साहब को दिखाई दे रही है, एक हद के बाद वो मदद नहीं करेगा, उस हद के आगे कभी नहीं जाएगा और अल्टीमेटली रूस जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स कामयाबी से हासिल करेगा, नुकसान माने यूक्रेन जब का तक कि सौरभ जी, जब तक कि अमेरिका का नुकसान ना हो, जी ठीक अमेरिका ठीक तक ठीक आंच नहीं मुझे लगता है आना वो रेड लाइन तो मैम वो रेड लाइन रूस भी समझता है, वो भी नहीं चाहेगा कि ये कोई ऐसी लड़ाई बन जाए जिसमें सारे मुल्क जो हैं वो शामिल हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज की परिस्थितियां, ये जंग के हालात और इसका भविष्य हमें समझाने के लिए, बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।